ठीक है, तो कल हमने सॉल्यूशन की स्टडी की थी ना, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए हैं। उसमें हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड स्टडी किया था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, वेपर प्रेशर। वेपर किसके बनते हैं? हमेशा लिक्विड के बनते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? तो हमें पता है कि जो प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है? वेपर्स के द्वारा। जब किसी लिक्विड या सॉल्यूशन की सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी? क्या होगी भाई? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, किसके द्वारा लगाया जाएगा? वेपर्स। ठीक है, वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की जो सरफेस के ऊपर जो वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, तो हमें पता है जो वेपर प्रेशर तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीज़ है इसके अंदर, जो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो आपको नॉलेज है कि जो वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगेगा कोई भी जो लिक्विड है या सॉल्यूशन है उसकी सरफेस पे, वो तो हो जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जो फैक्टर्स है जिसके ऊपर क्या है, जो वेपर्स या वेपर प्रेशर जो डिपेंड करता है, तो उनको हम स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट जो दिया है वो अपने को क्या दिए? नेचर ऑफ द लिक्विड या नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि किस टाइप का जो अपने को क्या दिया है? सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया नेचर के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो मेन चीज़ बताई है वो यही है कि अगर आपको कोई भी जो यानी कोई भी जो सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर जो कंपोनेंट उसके प्रेजेंट है उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप की है। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है? वीक है। अगर क्या है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वो क्या है? कोई भी जो लिक्विड है या कोई सॉल्यूशन है उसकी सरफेस को ईजिली छोड़ देंगे। ठीक है, तो उतने ही ज़्यादा क्या मिलेंगे? वेपर्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा वेपर्स मिलेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। समझ में आ गया? तो यही रीज़न है कि अगर आपसे पूछे तो जो ईथर होती है, ठीक है, ईथर जो होती है ना, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो अल्कोहल की कंपेयर में क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्योंकि ईथर के अंदर क्या होता है? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है वो क्या होगी? वीक होगी। किसकी कंपेयर में? अल्कोहल की कंपेयर में। क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। समझ में आ गई बात? सेकेंड वन जो इसने बताया है वो क्या बताया है? टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये कह रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हमें पता है कि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो वैसे वैसे क्या होगा? कोई भी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, उतनी ही जल्दी वो क्या करेंगे? लिक्विड की सरफेस को छोड़ देंगे। ठीक है, उतनी ही जल्दी क्या है? वो वेपर्स फॉर्म में रिलीज होंगे। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या है? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, ठीक है, वो इंक्रीज होगी। किसकी? मॉलिक्यूल्स की। और उसी के कारण क्या होगा? जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर पे उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है। किससे? क्लोसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्लेपेरॉन इक्वेशन ये दी हुई है, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये, जिसमें अपने को क्या दिया है कि log P2/P1, ठीक है, किसके इक्वल होगी? डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 2.303 R
और ये होगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये अपने को टेम्परेचर दे रखे हैं, ठीक है, ये इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, ये प्रेशर दे रखे हैं। मतलब जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इक्वेशन इसकी इन्फॉर्मेशन देगी। समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, तो ये था वेपर प्रेशर की जो स्टार्टिंग में अपने को जो थोड़ी जनरल इंट्रोडक्शन दी हुई है। ठीक है, इसके बाद जो अपने को नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो कौन सा है? रोल्स लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रोल्स लॉ, वो हम स्टडी करेंगे। या हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर हम दो केसेस में स्टडी करेंगे। कौन कौन से? वेपर प्रेशर इन केस ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, एंड वेपर प्रेशर इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। समझ में आ गया? ठीक है, तो बात तो सारी वेपर प्रेशर की है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? जो वेपर प्रेशर, ठीक है, फॉर ए वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल का मतलब क्या होगा? मतलब जो सोल्यूट आप किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वो सोल्यूट क्या बनाएगा? वेपर्स बना सकता है। समझ में आई बात? तो उसको हम क्या कहेंगे? वोलेटाइल सोल्यूट कहेंगे, ठीक है, जिसके वेपर्स बन सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप जर्नली ये समझ लेना कि हम दो कंपोनेंट लेके चलेंगे। ठीक है, कोई भी आप सॉल्यूशन के अंदर जो लेके चल रहे हो, हम बाइनरी सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं जिसमें हमने एक कंपोनेंट का ए नाम रख दिया, दूसरे का बी रख दिया। ठीक है, जो ए है वो हम इसमें जितना भी जो स्टडी करेंगे उसमें सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे, और बी है ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे? सोल्यूट के लिए। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जो ये वेपर प्रेशर वाला हम पढ़ रहे हैं इस केस में, यानी वोलेटाइल का मतलब वेपर्स बनने, तो सॉल्वेंट के तो वेपर्स बनेंगे बनेंगे, यहाँ पे अब सोल्यूट के भी क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे अपने को इसने बताया कि अगर कोई कंपोनेंट ये जो वोलेटाइल दे रखे हैं और उसका आप सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उन सभी के द्वारा क्या बनाए जाएंगे? वेपर्स बनेंगे। ठीक है, जैसे आपने वाटर में इथेनॉल ऐड कर दिया तो इथेनॉल के भी वेपर बनेंगे, वाटर के भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट है ना, अगर आप उसमें से किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि ओनली इथेनॉल का कितना वेपर प्रेशर है, ठीक है, इथेनॉल के वेपर प्रेशर का पता लगाना चाहते हो, तो उसके लिए जो ये लॉ दिया गया है, जैसे रोल्स लॉ, मतलब किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? रोल्स लॉ। ठीक है, तो रोल्स लॉ में क्या बताया गया है इसने? ठीक है, रोल्स लॉ बताता है कि जैसे आपने कोई भी एक वेसल लिया और उसमें ये कंपोनेंट मिक्स कर रखे हैं जिसमें ए और बी है। ठीक है, ये कह रहा है रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट विद वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन दी प्योर स्टेट। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकाल रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए रोल्स लॉ क्या कह रहा है कि ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद दी वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। समझ में आ गई बात? तो ये है कौन सा? रोल्स लॉ। ठीक है, इसी तरह आप बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकाल रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा? कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई विद वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन दी प्योर स्टेट। समझ में आ गया? ठीक है, यानी इस फार्मूले से ही रोल्स लॉ को आपने क्लियर करना है। क्लियर हो गया? ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर अपने को प्योर स्टेट में दिया। इसी तरह बी कंपोनेंट का अगर आपने वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन इनटू उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। क्लियर है? तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा पीटी, ये किसके इक्वल होगा? दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यानी ये जो पार्शियल प्रेशर दिया ए और बी, इन दोनों के सम के इक्वल अपने को क्या मिलेगा? टोटल
वेपर प्रेशर मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, क्या, एक्स ए पी ए नोट प्लस में एक्स बी और पी बी नोट। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने ये पहले मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब ये कह रहा है कि हमें पता है कि हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, और अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर अगर एक जो सोल्यूट दिया है उसी की टर्म में मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर देंगे। अगर हम मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट का देखें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। समझ में आई बात ये? ठीक है, तो ये जो अपने को इक्वेशन मिली है, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड मिली है, इसकी वैल्यू किस में डाल दो, फर्स्ट के अंदर डाल दो। समझ में आया? ठीक है, तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, आप देखो टोटल जो वेपर प्रेशर है हमें पता है ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, और ये आ गया पी ए नोट प्लस में एक्स बी और पी बी नोट मिल गया। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा पी ए नोट माइनस एक्स बी पी ए नोट, ठीक है, प्लस में एक्स बी पी बी नोट। समझ में आया? तो ये जो आपने को दे रखे हैं कौन कौन से, जो मोल फ्रैक्शन किसका है, सोल्यूट का, उनको आप रीअरेंज कर लो। ठीक है, तो इनको रीअरेंज करोगे तो कैसे, हमें पता है कि इन दोनों में आप क्या करो, इजी मेथड तो ये है, पहले प्लस वाली आगे कर लो। ठीक है, एक्स बी पी बी नोट माइनस एक्स बी पी ए नोट, तो इन दोनों में एक्स बी क्या है, कॉमन है ना, तो उसको कॉमन निकाल लो। तो पी ए नोट प्लस में हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी बी नोट माइनस पी ए नोट, और ये आ जाएगा एक्स बी। समझ में आया? तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर है इस तरह अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इसने बताया कि ये जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, तो वो क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का। समझ में आई? ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह आप इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये रोल्स लॉ है ना, जो रोल्स लॉ है यहाँ पे कई बार पूछा जाता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का क्या पूछा जाएगा, प्लॉट पूछा जाता है, ग्राफ पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो यही अपने को इक्वेशन दी है, इसी इक्वेशन से यहाँ पे हम साइड में बना देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये कह रहा है, आपने ये दोनों फार्मूले देख लिए, ठीक है, कि ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। ठीक है, मान लो इस साइड में लेता हूं, इधर जो अपने को दिए हैं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा है, ठीक है, और इधर अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, और इस साइड ऊपर अपने को दे रखा है वेपर प्रेशर। समझ में आई बात? ये कह रहा है ये जो आपने इक्वेशन ले रखी है, मान लो ये है फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, इन इक्वेशन के अंदर आपसे कह दिया जाए कि जो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट का कितना है 1, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्योर कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगा। दोनों केसेस में एक्स और ए और एक्स बी की वैल्यू अगर हम क्या रख दें, 1 रख दें, तो इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, प्योर कंपोनेंट के इक्वल हो जाएंगे। तो उस टाइम जो सॉल्यूशन होगा ना वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह। जैसे ये पी ए किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए नोट, कब, व्हेन, जब आप क्या रखोगे एक्स ए इक्वल टू 1, और जो पी बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी बी नोट, जब आप एक्स बी की जगह क्या रखोगे 1। समझ में आ गया? तो मतलब इस टाइम सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है,
तो इसके लिए आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, हमें पता है जो सोल्यूट होगा वो कम होगा, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा मान लो यहाँ तक आ गया, समझ में आई बात, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा सोल्यूट की कंपेयर में, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसने बताया कि इस तरह ये आपको क्या मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है, किसका, जो वेपर प्रेशर का प्लॉट मिल रहा है ना। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, एक्स बी क्या है, एक्स बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है। एक्स ए क्या है 0, और यहाँ पे क्या है, एक्स ए की वैल्यू क्या है 1 और एक्स बी की 0, क्योंकि ए कंपोनेंट ज़्यादा है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर मिल रहे हैं अपने को, ठीक है। किसका है ये, पी जो बी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ए को। और अगर इन दोनों को आप मिला दो, ठीक है, जो आपको ग्राफ मिला है ना, दोनों को मिलाने से ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वेपर प्रेशर को, पी ए प्लस पी बी। तो ये जो प्लॉट है ना, ये किसके लिए दिया हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये एग्जाम में आया हुआ है 2 मार्क्स के अंदर, ध्यान रखना है, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं, हमें पता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। 2 मार्क्स में सीधा ही कहेगा प्लॉट है ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, क्लियर हो गया। तो बस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, कि जो रोल्स लॉ है ये अप्लाई किसके लिए होता है, हमेशा किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, समझ में आ गया, ठीक है। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होगा। और इसके अलावा यहाँ पे इसने बताया है, आप ये भी कह सकते हो कि रोल्स लॉ तब अप्लाई होगा जब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों वोलेटाइल हो, मतलब सोल्यूट वोलेटाइल हो, या सोल्यूट और सोलवेंट क्या होंगे, कंप्लीटली मिक्सिबल होंगे, एक दूसरे के अंदर पूरी तरह क्या हो जाने चाहिए, मिक्स हो जाने चाहिए, तब क्या होगा, रोल्स लॉ अप्लाई होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, ठीक है। एक चीज आपने नोट की पीछे, चलो हम आगे देखेंगे हेनरी लॉ वाली, ठीक है। तो हम इन दोनों की सिमिलरिटी भी देखेंगे, ठीक है। कर दे क्लीन, या पहले ही देख लेना। तो सिमिलरिटी बिटवीन रोल्स लॉ एंड हेनरी लॉ, ये भी क्वेश्चन आया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, ठीक है। सिमिलरिटी एंड, पहले हम सिमिलरिटी देखेंगे किसके बीच में, हेनरीज लॉ, ठीक है, एंड रोल्स लॉ, रोल्स लॉ के बीच में। तो सिमिलरिटी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो सिमिलरिटी क्या है, हमें पता है दोनों ही लॉ, आपने रोल्स लॉ भी अभी पढ़ा है, दोनों किसके लिए अप्लाई हो रहे हैं, सिमिलरिटी में क्या है, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए अप्लाई हो रहे हैं, किसके लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। वोलेटाइल कंपोनेंट अगर आप बात करो किसके लिए, रोल्स लॉ के केस में, तो रोल्स लॉ में हमने लिक्विड लिया था ना, रोल्स लॉ में हमने क्या देखा है, लिक्विड या वोलेटाइल सोल्यूट देखा है, ठीक है। जबकि हेनरीज लॉ में क्या देखा था, गैस होती है तो वोलेटाइल ही। हेनरी लॉ किसके लिए अप्लाई हुआ था, गैस के लिए, समझ में आई बात। तो देखो सिमिलरिटी अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर यही दिया है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, अगर आप रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर है हमें पता है किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ये तो रोल्स लॉ बताता है, ठीक है। इसी तरह हेनरी लॉ ने क्या कहा था सिमिलरिटी के अंदर, अगर आप देखोगे तो उसने कहा था, क्या कहा था अभी, कि कोई भी जो कंपोनेंट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसी के इक्वल होगी ना, कितना उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, KH हेनरी कांस्टेंट से, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये तो अपने को क्या मिल रही है, सिमिलरिटी मिल रही है कि दोनों के दोनों लॉ किसके लिए अप्लाई हो रहे हैं,
वोलेटाइल कंपोनेंट इनके लिए अप्लाई हो रहे हैं ना। अगर आप इसमें डिफरेंस या डिसिमिलरिटी देखोगे तो ये वो भी आपको साफ दिखाई दे रही है। कौन सी? दोनों डिफरेंस किस केस में है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में। अगर आप दोनों के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखो, ठीक है, तो वो क्या है? डिफरेंट है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रोल्ट लॉ है उसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या मिल रहा है अपने को? PA0 मिल रहा है। ये क्या है? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप हेनरीज लॉ देख रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हमें पता है क्या है? KH, मतलब हेनरी कांस्टेंट। तो ये दोनों क्या मिल रहे हैं? मिल रहे हैं ना। ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये डिफरेंस रहेगा। कर लोगे? ठीक है, इसके बाद हम जो रोल्स लॉ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए देखो किस तरह अप्लाई होगा। हमें पता है ना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन से होते हैं? नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर ना बने। क्या ना बने? ठीक है, जो वेपर की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या आप कह दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब जो आयंस में ना टूटे। समझ में आई बात? जैसे ग्लूकोज है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, आपने पानी में डिजोल्व किया, शुगर है, ठीक है, उनको डिजोल्व किया, उनके वेपर्स नहीं बन रहे, ठीक है, तो वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे इसने एक ही बात बताई है कि जब आप क्या करते हो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ये आपको कोई सॉल्वेंट दिया है और इसमें आपने क्या डाल दिया? कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो वेपर सॉल्वेंट के बन रहे हैं, ठीक है, उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, यानी वेपर फॉर्म में जो वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, उनके रास्ते में क्या करेंगे? ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि खुद के तो वेपर बन नहीं रहे हैं, जिसके वेपर आ रहे हैं उनको भी वो रोकेंगे, तो इसका मतलब उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपने पानी लिया और पानी के अंदर ऐसी चीज़ डाल दी जिसके वेपर नहीं बनते, जैसे मान लो कंकड़ पत्थरी डाल दिए, तो उतनी वेपर से नहीं निकलेंगे जितने आप सीधे वाटर को बॉयल करते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी भी वोलेटाइल कंपनी यानी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो वो क्या करेगा? उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेपर्स की फॉर्मेशन में, यानी वेपर्स की फॉर्म में जो मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वेपर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, यानी वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में देख रहे हो तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा ना, क्योंकि सोल्यूट तो वेपर बनाएगा नहीं। हमें पता है ना जो वेपर प्रेशर किसका? सोल्यूट का, वो तो क्या है? होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, और जो वेपर जो अपने को मिल रहे हैं वो ओनली किसके मिलेंगे? सॉल्वेंट के मिलेंगे। क्लियर है? तो हमें पता है जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, ठीक है, तो वो क्या होगा? हमें पता है मोल फ्रैक्शन जो होगा किसका? सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेपर प्रेशर से। किसके? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। कब? इन प्योर स्टेट। समझ में आ गया? जो प्योर स्टेट में अपने को दिया होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को इसने कह दिया सीधा P से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन है उसको इसने x1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, या A ले लो या x1 ले लो। समझ में आई? और जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में उसको P0 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। समझ में आई बात? अब ये कह रहा है कि जब सोल्यूट है ही नहीं, ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जब ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो ओनली किसके कारण हो रहा है? सॉल्वेंट के कारण। समझ में आई बात? तो यानी आप कह सकते हो जो वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? जो वेपर प्रेशर किसका होगा? सॉल्वेंट का, उसके इक्वल होगा।
ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम पीएस से रिप्रेजेंट कर दें और ये हमें पता है सीधा पी दे रखा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई सेकेंड, समझ में आया। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो वेपर प्रेशर जो आपको दे रखा है किसका, सॉल्वेंट का, ये किसके इक्वल है हमें पता है ना। तो अब आप क्या करोगे, जो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की उसको किस में डाल दो, इक्वेशन सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का किसके इक्वल मिल रहा है, किसके इक्वल मिलेगा, इस P की जगह क्या आ गया, x1 इंटू पी नोट। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है किसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको रीअरेंज करो तो PS बाई अगर आप P नोट कर दो तो ये किसके इक्वल आ गया, x1, यानी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। किसका रेशियो, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। फिर ये कह रहा है कि आपने पीछे पढ़ा है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है किसका, सोल्यूट और सॉल्वेंट, उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, जानते हो ना। ये कह रहा है कि हमें तो ये चेक करना है कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो जो सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से। तो उसको हम किसकी टर्म में निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की टर्म में निकालेंगे, ठीक है। x2 की वैल्यू पता होगी तभी हमें पता चलेगा ना कि हम कितना का सोल्यूट ऐड करें जिससे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाए। समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो x2 अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 1 माइनस x1। तो यानी जो आपको x1 दिया है उसको 1 से माइनस कर दो, तो जो आपको ये इक्वेशन मिली है, इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इस इक्वेशन को दोनों साइड से 1 से माइनस कर दो, ठीक है। समझ में आई बात। दोनों साइड से आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को 1 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस PS बाई पी नोट 1 माइनस, क्लियर है, ठीक है। बुक में नहीं लिखा इसका रीजन, सीधा ही दिए, ठीक है। ये 1 क्यों माइनस किया। तो अब देखो x1 के बारे में आप जानते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट होता है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, जानते हो ना x1 किसके, और इसी तरह x2 किसके इक्वल होगा, N2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस x1 क्या आ गया, N1 डिवाइडेड बाई, क्लियर। इसको सोल्व करो, क्या मिलेगा, N1 प्लस N2 माइनस N1 डिवाइड बाई N1 प्लस, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें पता है N1 से N1 कैंसल, तो क्या आ गया, N2, आ गई समझ में, कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो यानी ये जो इक्वेशन इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको साफ कर दे इधर से, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो हमें पता ही आ जाएगा पी नोट माइनस PS, ठीक है, ये आ गया पी नोट माइनस PS डिवाइड बाई पी नोट, और ये आ गया क्या, N2 N1 प्लस, तो किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया ना। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये पी नोट माइनस PS अपॉन पी नोट किसके इक्वल है, x2। तो ये जो आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछे पी नोट माइनस PS क्या है तो आप इसको बोलोगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या है, समझ में आ गया। x2 तो पता ही है, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। अगर पूरी इक्वेशन पूछे आपसे पी नोट माइनस PS अपॉन पी नोट तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ में आ गई बात। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाए। तो आपने क्या देखा, ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये किस पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, समझ में आ गया।
तो इसका ग्राफ पूछा जा सकता है। तो हमें पता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जितना ज़्यादा आप सोल्यूट ऐड करोगे किसी भी सोलवेंट के अंदर, उतना ही क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट? तो ये हो गया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कौन सा पढ़ेंगे, वो अपने को दिया शायद आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल ही है ना। तो देखो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन बहुत इजी है, साथ के साथ क्लियर हो जाएगा तुम्हारे ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है ना, उसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे सिंपल बात करते हैं पहले, फिर छोटी बड़ी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा, विच ओबे रोल्स लॉ, जो क्या करे, रोल्स लॉ को ओबे करे। ठीक है, जो रोल्स लॉ को ओबे करेगा उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी बात डेफिनेशन इसने बताई है कि अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो, एक सोल्यूट को और एक सॉल्वेंट को, तो उनको जब आप मिक्स करोगे ना तो वहाँ पे कोई इंथैल्पी एब्जॉर्ब होगी, ना ही कोई इंथैल्पी रिलीज होगी, यानी इंथैल्पी चेंज जीरो होगा और वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो जिसमें जो इंथैल्पी चेंज है वो किसके इक्वल हो, जीरो, और वॉल्यूम चेंज है वो भी क्या होगा, जीरो। मतलब आपने मान लो 10 ml सोल्यूट लिया और 90 ml सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स किया, ना सॉल्यूशन ठंडा हुआ ना सॉल्यूशन गर्म हुआ। ठीक है, मतलब इंथैल्पी चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या होगी, जीरो। और अगर आपने दोनों को मिक्स किया 90 + 10, मतलब टोटल सॉल्यूशन आपको 100 ml ही मिल रहा है, ना तो थोड़ा सा कम हुआ, मतलब 0.1 ml भी ना इंक्रीज हुआ और ना ही डिक्रीज हुआ, तो डेल्टा वी भी क्या रहा, जीरो। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, समझ में आ गई बात? और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसके अंदर इसने बताया है कि अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो या ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो क्या होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी। किसके बीच में, सोल्यूट और जो सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, जो प्योर कंपोनेंट के बीच में दी है, जो सोल्यूट के बीच में प्रेजेंट है या जो सॉल्वेंट के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन सभी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शन होगी, ठीक है, क्या होगी, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? जैसे आपने दो कंपोनेंट लिए, एक ए है, ठीक है, उसको आपने बी के साथ मिक्स किया, ये सोल्यूट है ये सॉल्वेंट है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके क्या बना, ए बी बना ना। तो इन दोनों की, इनके अंदर जिस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी तरह की इंटरेक्शन इसमें देखने को मिलेगी, तो वो होगा आइडियल। कोई डाउट? तो इसके लिए अपने को एग्जाम्पल दिए हुए, एग्जाम्पल जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर अपने को दे रखी है, एक तो बेंजीन को जब आप मिक्स करते हो किसके साथ, टोलीन के साथ। ठीक है, समझ में आ गई बात? या आप क्या करते हो, क्लोरोबेंजीन जो आपको दे रखी है उसको मिक्स करो किसके साथ, ब्रोमोबेंजीन, इनका मिक्सचर दिए। ठीक है, ये ऑप्शनल में पूछे जाएंगे। या हेक्सेन दे रखी है, उसको मिक्स किया किसके साथ, हेप्टेन के साथ। ठीक है, तो इस टाइप के जो अपने को मिक्सचर दिए हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन हो गए। कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना? ये उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या दिए, ठीक है,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इसके अंदर हमने अभी पढ़ा है कि विच डोंट्स या डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? और जिसमें क्या होगा, जो इंथैल्पी चेंज इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वॉल्यूम चेंज इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा। समझ में आई बात? या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज। क्लियर है? कि जब आप क्या करते हो, दो कंपोनेंट को आप मिक्स करोगे, ठीक है, जैसे आपको ये दो कंपोनेंट दे रखे हैं ए और बी। तो जब दो कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है तो जो सॉल्यूशन अपने को मिलेगा उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्या होगी? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपने को दे रखी है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या होगी? डिफरेंट होगी, जो अपने को किस में दे रखी है? प्योर कंपोनेंट के अंदर दे रखी है। समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट? शॉर्ट नोट बन गए ना इस तरह? ठीक है, ये अपने को मान लो सोल्यूट दिए और ये सोलवेंट दिए, ठीक है, और ये जो उनका सॉल्यूशन है, ठीक है, या आप इनको बोल सकते हो प्योर कंपोनेंट। क्या बोल सकते हो? प्योर कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्योर कंपोनेंट में होगी उसकी उससे डिफरेंट मिलेगी किसमें? सॉल्यूशन के अंदर। तो वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कितने टाइप का है? 2 टाइप्स का दिया। इंपॉर्टेंट है ये, 2 टाइप। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट तो हम पढ़ेंगे कौन सा? जो सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन। किससे होगा ये डेविएशन? फ्रॉम रोल्स लॉ। किससे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में ये आया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल, ठीक है, तो ये दोनों हम 1 बाय 1 अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा भाई? सीधी सी बात है कि आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव मिलेगी, उसमें रटने की कोई मोटी बात नहीं है। इसने सारा कुछ क्लियर कर दिया अपने कि जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है ना, ठीक है, तो फर्स्ट आप देख रहे हैं सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो, ठीक है, जैसे आपको दो कंपोनेंट दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो और जो आपको सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बीच में, इसको शॉर्ट में लिख लिया हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगी? वीक होगी। किसकी कंपेयर में? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शन अपने को किस में मिल रही है? प्योर कंपोनेंट में मिल रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर वीक हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो कोई भी जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो वो क्या ईजिली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितने ईजिली वेपर्स में कन्वर्ट होंगे उतना ही ज़्यादा अपने को क्या मिलेगा? वेपर प्रेशर मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया कि जब ए कंपोनेंट को आप बी कंपोनेंट के साथ मिक्स करते हो तो जो ए बी कंपोनेंट आपको मिलेगा, यानी जो सॉल्यूशन मिलेगा, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो है वो क्या है? वीक है। किसकी कंपेयर में? प्योर कंपोनेंट की कंपेयर में। तो जो वेपर प्रेशर होगा किसका? जो सॉल्यूशन का। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा अपने को? ज़्यादा मिलेगा। किसकी कंपेयर में? दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम रोल्स लॉ, जो हमें रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग मिलना था उसकी कंपेयर में क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे अगर आप ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना चाहते थे ना, तो वो क्या मिलेगा हमें?
एक्स ए इंटू पी ए नोट के प्रोडक्ट से ज़्यादा मिलेगा। और जो बी कंपोनेंट का आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते थे वो भी क्या है, आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी के सम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप ये कहोगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, जो अपने को रिजल्ट दे रहा है वो रोड्स लॉ की कंपेयर में ज़्यादा दे रहा है। तो यानी हम कहेंगे कि आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। समझ में आया? तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उस केस में हमें दिख रहा है कि क्या, जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इज हाई, क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि जो सॉल्यूशन होगा उसका जो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, लो होगा। समझ में आया? और यहाँ पे इसने ये भी बताया कि इस टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या है, अपनी इंटरमीडिएट कंपोजिशन में, मतलब जब उनको मिक्स कर दिया और आपने सॉल्यूशन बना दिया तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपोजिशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन मिल गया तो उस इंटरमीडिएट कंपोजिशन में क्या है कि वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देंगे। अगर आप उनका डिस्टिलेशन करोगे तो उनकी कंपोजिशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, जैसे आपने इनको कोई दो कंपोनेंट को मिक्स कर रखा है, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल हो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को आप मिक्स कर सकते हो किसके साथ, बेंजीन के साथ कर सकते हो, एसीटोन के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, वो जो उनकी कंपोजिशन है ना वो वेपर स्टेट में भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो लिक्विड मिक्सचर जिनकी जो कंपोजिशन डिस्टिलेशन के बाद भी क्या रहे, सेम रहे, तो उनको क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एजियोट्रोप हम पढ़ेंगे आगे, तो अभी यहाँ पे साथ ही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना एजियोट्रोप क्या होते हैं, सच ए पेयर ऑफ लिक्विड मिक्सचर, सच ए पेयर ऑफ लिक्विड मिक्सचर which can be distilled। डिस्टिल का मतलब क्या होता है पता है, डिस्टिल बताता हूँ, डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन, एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, तब ये पूरी डेफिनेशन लिखी है मैंने, याद रखना ये। ठीक है, तो डिस्टिल वर्ड का मतलब होता है कि आप उसको हीट कर रहे हो और वो अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से बॉयल होकर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले निकल जाएगा, फिर यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह सकते हो आप। ठीक है, समझ में आई बात? जिसका ज़्यादा होगा वो लेट निकलेगा। तो यानी आपने क्या किया, ऐसा काम करने की कोशिश की कि हमने क्या किया, दो लिक्विड मिक्सचर को हीट किया ताकि हम उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे उनको सेपरेट कर लें, पर वो क्या सेपरेट नहीं होंगे। समझ में आई बात? तो उस टाइप का जो लिक्विड मिक्सचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रोप बोलेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिया है किसका, हमें दे रखा है इथेनॉल का। ठीक है, मान लो ये इथेनॉल है, ठीक है, C2H5OH। ठीक है, ये कह रहा है कि जब हमने इथेनॉल को किसके साथ मिक्स किया, इथेनॉल के अंदर क्या होती है भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। समझ में आई बात? और आपने क्या किया, इसमें गड़बड़ी डाल दी। कैसे? आपने एसीटोन डाल दिया। जैसे ही एसीटोन डाला तो उसने क्या की, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर दिया, तोड़ दी। पहले तो एल्कोहल बंधा हुआ था, ठीक है, बाद में इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़ दी गई, किसके द्वारा, एसीटोन के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो लिक्विड मिक्सचर जो इन दोनों का अपने को मिलेगा, तो सीधी सी बात है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो क्या होगी, वीक होगी। तो इसका मतलब वो इजीली बॉयल हो जाएंगे, मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो इस टाइप के जो लिक्विड मिक्सचर मिलते हैं, ठीक है, और उनको अगर आप पूछो कि उस टाइप के जो लिक्विड मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। ठीक है, ये होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, क्योंकि ये लो बॉइलिंग पॉइंट पे ही क्या बना रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं, और उनकी वेपर की कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो अभी बताओ। अब देखो इसका ग्राफ कैसे करना है।
ठीक है। आइडियल के लिए हमने किया था, ये बी कंपोनेंट था और ये ए कंपोनेंट था। ठीक है, अगर आप बी कंपोनेंट के लिए देखो तो ये डैश डैश करके हमने ये आइडियल सॉल्यूशन में इस तरह यहाँ तक होता है, किसका, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ए कंपोनेंट के लिए अपने को ये मिल रहा था और ये टोटल वेपर प्रेशर मिल रहा था। ठीक है, हमने देखा कि जब हमने पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन की बात की तो इसमें जो अपने को बी कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, उससे ज़्यादा मिल रहा है ना। इसी तरह ए कंपोनेंट के लिए भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो जो टोटल होगा वो भी क्या होगा, क्लियर हुआ। तो आपसे ये कई बार मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक भी पूछे जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना, इनका लो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसके अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि इनमें जो इंथैल्पी चेंज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि जो वॉल्यूम जो लिक्विड मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे ना तो इंथैल्पी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और जो वॉल्यूम चेंज होगा वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई, कर लोगे। उसके बाद है सॉल्यूशन शोइंग, उससे पहले इसके एग्जाम्पल देखो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में देखो कौन से अपने को मिलेंगे। ठंडे कौन से हो जाते हैं, अभी सीधी सी बात है, अल्कोहल पी के ठंडे हो जाते हैं ना। अल्कोहल को किस में मिक्स करते हैं हम, वाटर में मिक्स करते हैं। ठीक है, समझ में आया, इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, प्रोपेनॉल कर सकते हो, मतलब अल्कोहल, हाँ अल्कोहल का ले लो एक, तो इसमें वाटर में मिक्स कर दिया। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो CCl4, किस में, बेंजीन में। ठीक है, और क्या हो सकता है, जो इनके अंदर की खुद की जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है ना उसको तोड़ने वाले होने चाहिए। जैसे बेंजीन को हमने कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स कर दिया। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। और कोई एग्जांपल, काफी एग्जांपल है इसके। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपने को दे रखे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी है, बेंजीन के साथ ही है, क्लोरोफॉर्म के साथ भी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल के अंदर। अब देखो हम करेंगे कौन सा, सॉल्यूशन शोइंग है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसी से ही कर लेंगे ना। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन तो यहाँ हो ही गई। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस टाइप का सॉल्यूशन बनाते हो, मतलब आपने एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया, जब दोनों को मिक्स किया तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या है, हमें प्योर कंपोनेंट की कंपेयर में क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सोल्यूट और सोलवेंट मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हो जाएंगे, वो इजीली से लिक्विड को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इजीली से लिक्विड को नहीं छोड़ेंगे तो इजीली से वेपर्स की फॉर्मेशन है नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जबकि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया। तो यही यहाँ पे एग्जांपल दिया अपने को, ए कंपोनेंट को जब हमने बी कंपोनेंट के अंदर मिक्स किया तो जो ए बी कंपोनेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है, किसकी कंपेयर में, प्योर कंपोनेंट की कंपेयर में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, किसकी कंपेयर में, देन एक्सपेक्टेड, किससे एक्सपेक्ट किया था हमने, एक्सपेक्टेड फ्रॉम रोल्स लॉ। हमने रोल्स लॉ अप्लाई करके ये सोचा था ना कि रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो वेपर प्रेशर इतना आना चाहिए, पर वेपर प्रेशर हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात, दोनों बातें क्लियर।
तो रोल्स लॉ से आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? रोल्स लॉ से तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलना चाहिए क्या, पीए का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। बट ये क्या मिल रहा है भाई, कम मिल रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। इसी तरह बी कंपोनेंट का भी क्या मिल रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, ठीक है। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनके वेपर प्रेशर के सम से अपने को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। समझ में आई बात। तो हम इनको बोलेंगे सॉल्यूशन शोइंग है नेगेटिव डेविएशन। और ये जो लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है, ये क्या है, सेम उसी तरह जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे थे, ये क्या है, एक जो इंटरमीडिएट कंपोजिशन के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे, और इनको भी आप बिना इनकी कंपोजिशन के अंदर चेंज किए इनका डिस्टिलेशन कर सकते हो। और जबकि हमें पता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, ठीक है। तो हमें पता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप कहाँ से मिलेंगे, जो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। और हमें पता है जब ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इंथैल्पी चेंज होगी, वो क्या होगी, मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे ना, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। और जो वॉल्यूम चेंज है वो भी क्या होगा, ठीक है, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में अपने को दिए क्या, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो क्लोफोम एंड एसीटोन, ठीक है, क्लोफोम वर्सेस एसीटोन। तो इसके अंदर इसने बताया कि जैसे ही आपने क्या किया, एसीटोन के अंदर आप क्लोफोम को मिक्स करते हो, ठीक है, तो क्लोफोम क्या कर लेगी, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगी। तो इसका मतलब अब क्या है, जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, किनके बीच में, जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ना, ठीक है, क्या हो जाएगी, क्योंकि ये अकेले थे तब तो इनके बीच में कम थी, जैसे इनको आपने मिक्स किया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों कंपोनेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल आपने करनी है, सिंपल से एग्जाम्पल है। इसके अंदर कौन से दे रखे हैं अपने को, जितने भी एसिड है, सिंपल एग्जाम्पल में ये रखो, आप एसिड को वाटर में मिक्स कर दो, ठीक है, जैसे HCl प्लस H2O, ठीक है, HNO3 प्लस H2O, समझ में आई बात, HClO4 प्लस H2O, ठीक है। जितने भी एसिड है, देखा है ना आपने, एसिड को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर लोगे। ग्राफ पूछा जाएगा, ग्राफ भी आपको आना चाहिए, ठीक है, XB XA PA, ठीक है। तो जानते ही हो, ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूट का, और ये टोटल, ये तो है रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब रोल्स लॉ से ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगा ना, कम होगा, ये नीचे की तरफ कर्व कर देना इसे, ठीक है। तो ये टोटल वेपर प्रेशर भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है, PA प्लस PB के सम से। हो गए दोनों, ठीक है। तो इसके बाद अपने को जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दिया एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उसके बारे में समझ गए कि ऐसे टाइप का कोई लिक्विड मिक्सचर जिसकी जो केमिकल जो कंपोजिशन है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, जब आप उसका डिस्टिलेशन करते हो, और वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर की तरह क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। और एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, हमें पता है दो तरह के हैं, एक तो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप।
दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम में आपको पता है क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, और मिनिमम में बॉइलिंग पॉइंट है। दूसरा वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज़ोट्रोप में लो होगा, जबकि वेपर प्रेशर, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है वो क्या दी हुई है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, पता है क्या। अब आप ये कहोगे सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कोड भी 4 आते हैं, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो वो सभी प्रॉपर्टी किसी भी आइडियल सॉल्यूशन की जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। कोई भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे सोल्यूट के किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, कि किसी टाइप का आपको सोल्यूट दे रखा है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो क्या करे, किस पे डिपेंड करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन ए पार्टिकुलर सोलवेंट, ठीक है, कोई भी जो आपको सोलवेंट दे रखा है, समझ में आ गया। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, क्या हो गया, ठीक है। तो आगे देखो, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम यहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है, वो कौन कौन सी करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या दिए हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे ओस्मोटिक प्रेशर, हाँ, ठीक है। फिर हम स्टडी करेंगे यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो अपने को दिया है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी दी है वो है, ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देखो ये अभी हमने पढ़ी थी इसलिए अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट अपने को दी है क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें पता है किस केस में मिली थी, जब आपने क्या किया था, जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को यानी आपने ऐड किया था किसमें, सोलवेंट के अंदर, तभी मिली थी ना। जब आपने कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को सोलवेंट के अंदर मिक्स किया तो हमें पता है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपने पास इक्वेशन आई थी क्या, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, और ये किसके इक्वल थी, हमें पता है x2 के, ये हमने स्टडी किया था। तो ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे पता चला, हमें पता है कि जितना ज़्यादा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पढ़ा था ना। तो x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2/N1 प्लस N2 लिख सकते हैं, समझ में आया। तो फिर ये कह रहा है कि अगर N2 क्या है, वेरी वेरी लेस देन है 1 की कंपेयर में या N1 की कंपेयर में, तो जो नीचे वाला जो N2 है उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी पी नोट माइनस पी एस बाई, ये आ जाएगा N1, समझ में आया। अगर आपसे कह दे कि मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन का न्यूमेरिकल पूछा जाता है कई बार इसमें, ठीक है, तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो किसके इक्वल होंगे, वेट बाई मोलर मास,
और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी क्या होंगे, वेट बाई मोलर मास। तो इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन का फार्मूला मिल जाएगा। तो W2 बाई क्या आ जाएगा, M2 इंटू W1 और M1। ठीक है, अब आपसे कई बार क्वेश्चन का पूछा जाता है क्या एग्जाम में, आर ऐसे लगाएंगे, आर या इज आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। देखो किस तरह एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये डेरिवेशन लिखना है। ठीक है, या इस फार्मूले का यूज़ करोगे। ठीक है, या आप ये भी शो कर सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि हमें पता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x2 के, या आप कह सकते हो n2 के। ठीक है, तो हमें पता है ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपना ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ओस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए किसके बारे में, ओस्मोसिस। पढ़ी है आपने कभी ओस्मोसिस? ठीक है, बायो वालों ने तो पढ़ी होगी। ठीक है, तो उससे पहले आपको ओस्मोसिस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओस्मोसिस क्या होती है? ठीक है, एक टर्म आप डिफ्यूजन भी पढ़ते हो, देखा ना, घरों में अगरबत्ती लगाते हैं और अगरबत्ती की जो स्मेल है पूरे घर में फैल जाती है, तो वो डिफ्यूज़न होता है। और कभी आपने देखा है कि जो किशमिश होती है पानी में रखते हैं तो वो फूल जाती है। ठीक है, वो ओस्मोसिस का फिनोमिना है। समझ में आया? ठीक है, तो डिफ्यूज़न में तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट की। या आप कह सकते हो कि डिफ्यूज़न में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, वहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं होता, अपने आप मिक्सिंग होती है। जैसे अगरबत्ती आपने लगाई और वो पूरे घर में उसकी सुगंध हो जाती है, तो उसको तो बोलेंगे डिफ्यूज़न। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद इसने बताया अगर आप ओस्मोसिस की स्टडी करते हो तो ओस्मोसिस के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, ये डिफ्यूजन से थोड़ी अपोजिट है, पर इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि ओस्मोसिस क्या है। ओस्मोसिस होती है क्या, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस बोलेंगे। समझ में आ गई इतनी सी बात? ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरह ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस साइड में आपने ले लिया वाटर, क्या ले लिया, ठीक है, और इस साइड में आपने ले लिया शुगर सॉल्यूशन, क्या ले लिया। तो ये कह रहा है कुछ टाइम बाद में क्या होगा, जो शुगर का जो लेवल है ना, शुगर सॉल्यूशन का लेवल, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसने बताया कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या जा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये कौन सी प्रोसेस है, ओस्मोसिस है। कोई डाउट किसी को? फिर आगे इसने बताया कि जो ओस्मोसिस होती है ना, ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होती है एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, और दूसरी होती है एंडोस्मोसिस। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये कह रहा है एक्सोस्मोसिस का नाम से ही पता चला, एक्सो, एक्सो मीन्स एग्जिट, मतलब बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा किसी भी, मतलब जो सब्सटेंस से क्या है, या आपको कोई भी जैसे एग वगैरह दे रखा है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू क्या बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सोस्मोसिस का एग्जांपल आ गया। यानी कोई मेम्ब्रेन जो है वो पार्टिकल को खुद से बाहर जाने दे रही है, परमिशन दे रही है कि पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, बाहर निकल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। और अगर पार्टिकल क्या करे, अंदर चले जाए, यानी कोई जो मेम्ब्रेन है वो पार्टिकल्स को इंटर करने की परमिशन दे देगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस।
ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं अपने को, जैसे ये एग दे रखा है, ठीक है, और एग को आपने क्या किया, वाटर के अंदर रख दिया, किस में रख दिया, ठीक है, तो वाटर में रखोगे तो वाटर क्या करेगा, अंदर जाएगा, ठीक है, एग स्वेल हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा या फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी इसकी, यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रही है, एंडोस्मोसिस हो रही है, क्योंकि वाटर क्या कहाँ गया है, अंदर गया है, समझ में आई बात। और अगर आपने इसी एग को किस में रख दिया, साल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, मान लो ये जो सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, यहाँ NaCl का सॉल्यूशन दिया है, इसके अंदर आपने रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, एग की श्रिंकेज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा है, बाहर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो हमें पता है जो पार्टिकल है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो एग की क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, अरे उल्टा हो गया क्या, नहीं, हाँ सही है, एग्जोस्मोसिस हो जाएगी, समझ में आई बात। एक तरफ तो अंदर से बाहर आ रहा है और एक तरफ बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये दोनों क्या है, ओस्मोसिस के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ओस्मोसिस जो ये फिनोमिना हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ओस्मोटिक प्रेशर के कारण। वैसे तो हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, पर अगर आप किसी भी सब्सटेंस को मतलब कोई लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रखोगे तो वही वेपर प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओस्मोटिक प्रेशर में, और उसी ओस्मोटिक प्रेशर के कारण ये फिनोमिना देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि ओस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो आपको कोई सॉल्यूशन आपने देखा था कि ये वाटर जो है ये क्या ये शुगर सॉल्यूशन में इंटर कर रहा था, ये कह रहा है कि अगर मैं क्या करूं, ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसके ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई कर दूं, कितना प्रेशर, इतना प्रेशर अप्लाई कर दूं कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये इस सॉल्यूशन के अंदर एंट्री करने बंद हो जाए, ठीक है। तो जितना प्रेशर मैंने अप्लाई किया ना, ताकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में इंटर ना करे, उस प्रेशर को मैं क्या बोलूँगा, ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, मिनिमम या एक्स्ट्रा मिनिमम प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द solution in order to prevent the entry of the solvent into the solution through the semi permeable membrane। समझ में आ गया, उसको क्या बोलेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। कोई डाउट है इसमें? एक बुक में और डेफिनेशन दी है, इट इज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कॉलम सेटअप एज ए रिजल्ट ऑफ ओस्मोसिस, ठीक है। यानी मेन तो ये आपको डेफिनेशन करनी है, कौन सी, कि जो प्रेशर आपने क्या किया, कोई भी सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया, जिससे क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्वेंट की एंट्री है उसको रोका जा सके, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, जितना प्रेशर हमें पता था कि वाटर की एंट्री सॉल्वेंट की सॉल्यूशन के अंदर होने से रोके, और उससे ज़्यादा अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर दूं, मतलब ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर मैं क्या करूं, किसी भी सॉल्यूशन पे अप्लाई कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे ना सॉल्यूशन के अंदर, वो किसकी तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई है 3 मार्क्स में, रिवर्स ओस्मोसिस, या आप आरओ बोलते हैं ना, कहते हैं ना आरओ का पानी पीना है क्या, ठीक है। तो वो क्या होती है रिवर्स ओस्मोसिस, ये कह रहा है इफ प्रेशर, क्या है, इफ प्रेशर हायर देन, किसके कंपेयर में, हायर देन ओस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑन दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे अगर आप अप्लाई करोगे देन क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से किसकी तरफ जाएंगे, टू सॉल्वेंट, ठीक है, थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है,
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस की। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन क्या है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी साल्ट को रिमूव करना। सागर का जो पानी है ना, समुंदर का, उसका पानी को साफ करने के लिए RO का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कई बार ये पूछ लेंगे जो ये डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, इसमें ना जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सेलुलोज एसीटेट की यूज़ करेंगे क्योंकि ये हार्ड होती है। ठीक है, समझ में आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, कंपटीशन के हिसाब से भी है और वैसे भी है आपके बोर्ड के हिसाब से भी। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का तो पता चल गया कि जो क्या करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ी नहीं है अभी, पता कैसे चला? ठीक है, बोर हो गए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक तो होती है परमिएबल मेम्ब्रेन जो क्या करे, सभी मॉलिक्यूल को खुद में से पास होने दे। एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जो कुछ एक पार्टिकल्स को, मतलब सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही खुद में से पास होने दे, उसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दो टाइप की होती है, सिलेबस में है इसलिए बता रहा हूँ, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल में क्या होगा, नेचुरल में तो प्लांट्स और एनिमल मेम्ब्रेन आ जाएगी, प्लांट्स की या एनिमल जो मेम्ब्रेन है, यानी बाहर वाली चमड़ी उतार लो और उसके अंदर वाली जो चमड़ी है, मतलब आउटर स्किन को रिमूव करके जो मेम्ब्रेन मिलेगी प्लांट की और एनिमल की, वो क्या होती है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। समझ में आया? जैसे पिग ब्लेडर होता है। और इसी तरह आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सेलोफोन हो गया, पार्चमेंट पेपर हो गया, चमड़ा, ठीक है, पार्चमेंट पेपर हो गया, या कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे। ठीक है, जैसे अपने को सिलिकेट दे रखे हैं, ठीक है, और ये फेरोसाइनाइड दे रखा है। ठीक है, और सिलिकेट किसके, आयरन के, जैसे सिलिकेट्स किसके, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, ये आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में यूज़ कर सकते हो। जैसे ये सेलुलोज एसीटेट, ये दोनों ही है, आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, अब आपको जो पढ़ना है इसके अंदर, आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद में इसका डेरिवेशन और देखो, बस 10 मिनट की है, 5 ही मिनट, 5 मिनट लगेगी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या है, ये टॉपिक छूट जाएगा बीच में। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में देखो, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। ठीक है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है और जो टेम्परेचर जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे R। ठीक है, R यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, C क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, T टेम्परेचर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई किसके इक्वल आ गया, N2/VRT। ठीक है, अरेंज करोगे तो ये आ जाएगा पाई V इक्वल टू N2RT। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि आर ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, ठीक है, तो आपको साफ दिख रहा है कि पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आप अपलोड कर सकते हो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और अगर आपसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का पूछा जाए तो यहाँ पे आपको पता है कि N2 किसके इक्वल होता है, W2/N2। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना। ठीक है, पाई V किसके इक्वल आ गया, और RT। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, M2,
तो जो किसके इक्वल होगा, पाई वी। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगभग अपना कंप्लीट है। एक ध्यान रखना, कई बार ये पूछा जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि अगर आपको कोई दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ठीक है, जिनमें क्या हो, हमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मिले वो होंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और एक ध्यान रखना कि 0.91% जो सॉल्यूशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का, वो क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। किसके साथ, ह्यूमन ब्लड की आरबीसी के। ठीक है, ह्यूमन ब्लड में जो क्या होती है, आरबीसी के साथ क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये क्या है 0.91% से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर आप क्या करोगे, सेल को रख देते हो, ठीक है, या मतलब आरबीसी का क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जाते भाई क्या होगी, वो श्रिंकेज हो जाएगी। ठीक है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी श्रिंकेज हो जाएगी, और उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस या क्रीनेशन बोलते हैं ना। ठीक है, और अगर ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ब्रस्टिंग हो जाएंगी, जिसको क्या बोलोगे, हीमोलाइसिस बोलोगे ना। समझ में आई बात? कोई डाउट? तो ये दोनों जो टर्म है ना, कौन सी, हीमोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हीमोलाइसिस होता क्या है, पूछा गया है, हम ये सोचते हैं बायो में पूछेंगे, ये केमिस्ट्री में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि आपको कोई सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, और उसमें रख दी सेल, क्या रख दी, और जो सॉल्यूशन जो है वो क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है। ठीक है, हाइपोटोनिक है ना, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो हमें पता है कि क्या होगा, सेल के अंदर क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो इंटर कर जाएगा। ठीक है, सेल की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ब्रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। ठीक है, यानी हम कहेंगे हीमोलाइसिस क्या होता है, जब व्हेन ए सेल इज प्लेस इन लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देन सेल इज स्वेल एंड बर्स्ट, दिस फिनोमिना इज नाउन एज हीमोलाइसिस। ठीक है, और अगर इसी सॉल्यूशन को आपने किस में रख दिया, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो जो सेल के अंदर जो प्लाज्मा या लिक्विड है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगी, हमें पता है जो सेल है उसकी क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी वो। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, या इसको क्रीनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा? ठीक है, तो अब अपनी बची है दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बचा है, वो कल करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।